हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम कैसे हैं? आप सभी जय श्री राम। वेलकम करता हूं फिर से मेरे एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये एक ऐसा विषय है जो भारत में प्राचीन काल से लोग करते तो जरूर चले आ रहे हैं, पर अभी भी जो है लोगों को इसकी सही नॉलेज नहीं है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो लोग सही तरीके से इस चीज को नहीं कर रहे हैं। राइट, मतलब कि जो सही ढंग से कर रहे हैं इसकी संख्या कम है, रेदर देन जो लोग गलत तरीके से कर रहे हैं इसकी संख्या ज्यादा है। राइट, तो मैं नहीं चाहता कि आप ये गलती करें, और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि इस सिंगल वीडियो से जो है आपको ओवरऑल सभी चीजों की जानकारी मिलने वाली है। आपने YouTube में हालांकि कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जो आपका जो डाउट है वो सिंगल एक वीडियो से कंप्लीट नहीं हो पाया होगा। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको पूरी हद तक जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 सेगमेंट में बताने वाला हूं कि प्राणायाम करने के लाभ क्या क्या है और प्राणायाम करने का क्रम क्या होता है दोस्तों। मतलब कि कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, फिर तब जाकर के मेडिटेशन करना चाहिए, तो ये क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरी चीज, प्राणायाम करने से पहले जो है आपको किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और जो चौथी चीज है, जो अधिकतर लोगों का ये डाउट होता है, बेसिक डाउट है, वो ये है क्या वर्कआउट करने से पहले या बाद में मेडिटेशन करना चाहिए। राइट, ये सभी चीजों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप कहीं पे भी करते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलने वाली दोस्तों। और किसी भी वीडियो को अच्छे ढंग से बनाने के लिए जो है ना, उस वीडियो में थोड़ा सा लंबा समय लग ही जाता है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होने वाली है, लेकिन मेरे ये भरोसा मानिए कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है दोस्तों। राइट, और आपसे बस मैं एक छोटी सी आग्रह करना चाहता हूँ, एक छोटा सा निवेदन है आपसे मेरा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में जो है आपको इस चैनल से जो है बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स मिलती रहे फिटनेस के, और आप मेरे साथ वर्कआउट करते रहे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इन सभी प्राणायाम और मेडिटेशन करने के आखिर फायदे क्या क्या हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपको इनके फायदे के बारे में बताऊंगा ना, तो आप अपने जीवन में इन हैबिट्स को जरूर अपनाएंगे दोस्तों। और जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सही ढंग से जानने जाते हैं तो आपके अंदर वो इंटरेस्ट, वो लालसा नहीं जागता है दोस्तों। इस वजह से किसी चीज़ को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है दोस्तों, जब आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे तो आपके अंदर फोकस लेवल और आपका कंसंट्रेशन बहुत हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे आसपास कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो इसको स्टेबल रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, आपका स्ट्रेस लेवल और आपका जो एंजाइटी है वो बहुत हद तक रिड्यूस होता है। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो है बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, तो इसको कंट्रोल करता है दोस्तों। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, आपका ब्लड प्रेशर जो है बहुत हद तक कंट्रोल करता है। राइट, आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को जो है बहुत हद तक बहुत बेहतर बना देता है दोस्तों। चौथा पॉइंट, अब जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि आपका क्रिएटिविटी, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जो है ये प्रमोट करता है, इन्हांस करता है। राइट, आज की डेट में जो है सभी बच्चों को, जितने भी सारे यूथ हैं, सभी को मेडिटेशन करना चाहिए, तब जो है आपका क्रिएटिव जो है माइंड वो डेवलप होता है, और जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हैंडल करने का जो है वो स्किल्स डेवलप होता है आपके अंदर। तो इसलिए अपने बच्चों को जरूर कराएं, और सभी को करना चाहिए दोस्तों। आपका मेंटल क्लैरिटी, आपका मेंटल टफनेस और आपका जो इनर पीस है उसे भी प्रमोट करता है। तो इसके कितने सारे फायदे हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि प्राणायाम करने के आखिर क्रम क्या क्या है, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, उसके बाद फिर मेडिटेशन करना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है ना, वो ये है, आपको कपालभाति या फिर भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, जिसमें आपका ऑक्सीजन जो है आप बहुत ज़्यादा जो है अंदर स्टोर करते हो। दूसरा जो है, आपको अनुलोम विलोम या फिर उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तीसरा जो चीज़ है दोस्तों वो है समवृत्ति प्राणायाम, उसे करना चाहिए। उसके बाद फिर मेडिटेशन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इन सभी को कैसे करना चाहिए, सही ढंग से कैसे किया जाता है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, आपको ऐसे सुखासन पोज पे बैठना है। ठीक है ना, सुखासन में बैठना है। और जिनके घुटनों में दर्द है या फिर जिनके कमर में दर्द है वो कैसे कर सकते हैं, आप एक वॉल का सहारा ले सकते हो, ऐसे एकदम आराम से ऐसे बैठ सकते हो। और जिनके घुटनों में दर्द है तो आप ऐसे पैर को सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, और किसी के बैक में अगर बहुत ज़्यादा ही दर्द है तो उनके लिए और एक ऑप्शन है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे बिल्कुल शांत होकर के भी कर सकते हो, ऐसे सो करके भी कर सकते हो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे सो करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यस, बस आपको करना है और बस इसको हैबिट में डालना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको प्राणायाम किस किस ढंग से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम की बात करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति में, दोनों में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस
क्या क्या चीज़ का डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। भस्त्रिका जो प्राणायाम होता है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है दोस्तों, आप जितनी तेज़ी से अपने श्वास को अंदर खींच रहे हो उसी फोर्स के साथ आपको बाहर करना है। ये होता है भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, देखिए ऐसे। ये होता है, इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। मतलब कि जिस फोर्स के साथ आप श्वास को अंदर खींच रहे हो उसी फोर्स के साथ आप बाहर फेंक रहे हो, ठीक है। दूसरा चीज़ जो होता है वो कपालभाति होता है। कपालभाति में क्या करना होता है दोस्तों, आपको श्वास जो लेना होता है वो नॉर्मल आप लेते हो, जैसे लेते हो, ठीक है, और फोर्स के साथ आपको बाहर फेंकना होता है। इसे कपालभाति कहते हैं। दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। इसमें जो आपका इंटरनल ऑर्गन्स होता है, जैसे कि पैनक्रियाज हो गया, आपका लंग्स हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, आपका आमाशय हो गया, अंदर की लीवर हो गया, अंदर की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो उसको जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको मजबूत बनाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति के अनेकों फ़ायदे हैं, इसीलिए इसको ज़रूर करना चाहिए। अब हम अनुलोम विलोम की बात करते हैं। अनुलोम विलोम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। कैसे करना पड़ता है, ऐसे आपको बिल्कुल सीधा बैठना पड़ता है। एक हाथ जो है आपका ध्यान मुद्रा में रहेगा, ठीक है, इस मुद्रा में रहेगा। उसके बाद राइट हैंड से आपको क्या करना है, जो राइट साइड का जो नॉस्ट्रिल है, ठीक है, उसे आपको धीरे से प्रेस करना है, और लेफ्ट साइड का जो आपका नॉस्ट्रिल है उधर से आपको श्वास को अंदर खींचना है, ऑक्सीजन को अंदर खींचना है, ठीक है ना। कैसे, मैं करने के साथ साथ आपको बताता भी जाऊंगा, ठीक है, तो आपको आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने ये जो थंब है, इस थंब से जो है राइट साइड के नॉस्ट्रिल को प्रेस किया, बहुत हल्के से, जोर से नहीं प्रेस करना है दोस्तों, बिल्कुल हल्के से करना है। और लेफ्ट साइड का जो नॉस्ट्रिल है, इससे आपको श्वास को अंदर खींचना है। और मैंने जो आपको ऐसे बोला ना, मैंने आपको इसलिए कहा कि आपको श्वास को रोकना है। जब आप श्वास को रोकते हो तो जो आप नॉर्मली तरीके से जो अनुलोम विलोम करते हो या फिर कोई भी प्राणायाम करते हो उसका लाभ कम है, ठीक है। और जब आप श्वास को जब होल्ड करते हो इसका लाभ ज़्यादा है। इसे कहते हैं कुंभक लगाना। तो क्या करना है, इधर से आपने खींचा, होल्ड किया, इधर से आपने बाहर निकाल दिया, ठीक। अब ठीक इसका रिवर्स कर लेना है। क्या करेंगे, तो अब हम इस नाक को, जैसे कि हमने इस नाक से बाहर निकाल दिया श्वास को, अब आपको फिर इस नाक से जो है राइट साइड का जो नॉस्ट्रिल है, इससे आपको श्वास को अंदर लेना है, होल्ड करना है 4 सेकेंड तक, उसके बाद फिर आपको ऐसे बाहर कर देना है। तो ये होता है तरीका। चलिए अब मैं आपको एक बार बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखिए ऐसे, ऐसे करना है आपको, ठीक है ना। तो भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया हमने जो है कपालभाति का मैंने आपको बता दिया, अनुलोम विलोम का मैं आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ऐसे आपको होल्ड करना है। अब जो उज्जयी प्राणायाम होता है, देखिए उज्जयी प्राणायाम उनके लिए रामबाण का काम करेगा जिनका गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, उनके लिए बहुत ही रामबाण का प्राणायाम है। तो उसमें क्या करना होता है दोस्तों, इसमें आपको जो है ऐसे सांस लेना होता है। इसमें आपको जो है एक ध्वनि टाइप से आपको सुनाई देगा। जितना डीप ले सकते हैं आप, जितना डीप ले सकते हैं, अपने लंग्स को जितना आप फुला सकते हैं, ठीक है ना, जितना ऑक्सीजन को आप स्टोर कर सकते हैं उतना करें, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अपने थ्रोट को टाइट कर लेना है, ऐसे कुछ देर तक होल्ड करना है, 30 सेकेंड 40 सेकेंड आपको होल्ड करना है। उसके बाद फिर आपको रिलीज कर देना है, ठीक है। इसे कहते हैं उज्जयी प्राणायाम।
समझ में आया? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर वापस से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे कई सारे प्राणायाम हैं, जब आप करोगे शायद आपको थोड़ा सा शर्म आ सकता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैबिट वाली चीज़ें हैं, उसके बाद फिर आपको शर्म नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अगर हो सकेगा आने वाले भविष्य में मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा प्राणायाम के बारे में। पर यस, आपको शर्म स्टार्टिंग में ज़रूर आएगा, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि 2-4 लोग पता नहीं क्या बोल सकते हैं। ठीक है, करना ही पड़ता है ऐसा दोस्तों। तो ये हो गया आपका उज्जयी प्राणायाम। अब जो हमारा 5वां जो चीज़ है वो है समृद्धि प्राणायाम। समृद्धि प्राणायाम में दोस्तों क्या करना होता है, जैसे कि आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हो और कपालभाति करते हो। अब इसमें जो है आपका श्वास जो है बैलेंस तरीके से चलेगा, लेकिन आपको कुंभक लगाना है। मैंने आपको बताया ना कुंभक में क्या होता है कि 4 सेकंड होल्ड करना होता है, 4 सेकंड में आपको श्वास लेना होता है, फिर छोड़ना होता है। ठीक वैसे ही करना होता है। इसमें आपको बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। अब जितना डीप आप सांस ले सकते हो ले, ठीक है, फिर आपको होल्ड करना है। फिर आपको अगेन करना है। ठीक है, इसे कहते हैं समृद्धि प्राणायाम। अगर आपको अभी तक समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है करके, तो मुझे जो है पता चल रहा है कि हाँ आप इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देख चुके हो और आपको सच में समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर मैं आपको दूसरे वीडियो में अच्छे से और बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया समृद्धि प्राणायाम। ये सभी करने के बाद तब आपको अब मेडिटेशन करना है दोस्तों। अब जो है मेडिटेशन की प्रक्रिया अब स्टार्ट होगी। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आपका जो है मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आप बिल्कुल कंट्रोल में हो जाओगे, आपका दिमाग जो है इधर उधर नहीं दौड़ेगा भागेगा। ठीक है, और आप बिल्कुल अब प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन में अपना ध्यान लगा सकते हो। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर आप ऐसी मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाओगे तो आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, कभी घर की टेंशन, कभी काम का टेंशन, तो अलग अलग तरीके का टेंशन होगा दोस्तों। और जब भी आप मेडिटेशन करो, स्टार्टिंग में बिगिनर में जो है जब भी लोग स्टार्ट करते हैं तो उनका जो रीढ़ का जो हड्डी है, जो मेरुदंड होता है, वो कुछ देर के बाद ऐसे हो जाता है। पर आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। शुरुआती दिनों में सबके साथ होता है ऐसा। ठीक है, हैबिट जब आप करते रहोगे, इसको लगातार करते रहोगे, तो फिर जो है आप ऐसे बैठे रहोगे, अंत तक ऐसे बैठे रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो है बिल्कुल ऐसे बैठे हो, बिल्कुल स्ट्रेट ही रहोगे। मतलब कहने का मतलब ये है पूरी तरीके से। ठीक है ना, तो इसको रोज़ करें। अब जो लास्ट जो पड़ाव है वो ये है कि आपको मेडिटेशन पहले करना चाहिए फिर बाद में करना चाहिए, वर्कआउट से पहले। ठीक है, अब हम इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी तक 2 बड़े बड़े टॉपिक पे चर्चा कर ली है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 2 बड़े टॉपिक, अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानोगे तो आपका सारा का सारा मेहनत जो है बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा दोस्तों। आपने प्रोसेस तो जान लिया, लेकिन अब करना है किस ढंग से करना है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, अगर आप ये नहीं जानोगे तो आपको नुकसान करेगा दोस्तों। तो सबसे पहला जो चीज़ है जो आपको अवॉइड करना है, आपको रोड के किनारे बैठ करके मेडिटेशन या फिर प्राणायाम नहीं करना चाहिए दोस्तों। उसमें आपको नुकसान ये होगा, जब आप मेडिटेशन या फिर प्राणायाम कर रहे होते हो तो आपको ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा नीड हो रही होती है। तो अगर आप ऐसी जगह पे बैठे होगे जहाँ पे पॉल्यूशन, डस्ट और ज़्यादा नॉइज़ है, तो आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं बैठ पाओगे और आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा दोस्तों। दूसरी चीज़, आपको प्राणायाम या फिर मेडिटेशन करने से पहले हैवी मील नहीं लेना है। आपको पेट भर के कुछ खाना भी नहीं है और पीना भी नहीं है ज़्यादा। अगर आपको भूख तेज़ लगती है सुबह सुबह, तो आप 1 बनाना जो है आप 1 घंटे या फिर 45 मिनट पहले जो है आप ले सकते हो, फिर उसके बाद आप कर सकते हो मेडिटेशन या फिर प्राणायाम। अब जो तीसरी चीज़ है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो है स्ट्रेस और चिंता कभी ख़त्म होता ही नहीं है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करने बैठ रहे होते हो तो आपको बेकार की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आपको रिलैक्स मूड में आपको मेडिटेशन और प्राणायाम करना है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देगा दोस्तों। चौथी चीज़, मेडिटेशन करने के वक्त आप अपने पास फ़ोन बिल्कुल भी ना रखें। इससे होगा क्या कि नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद कई बार मैंने लोगों को देखा है कि जब वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हिलते डुलते हैं। ठीक है, कहीं खुजली हो जाती तो फिर ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हद तक ये आपको कोशिश करना है कि आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा नहीं हिलाना है। ठीक है, मच्छर भी काटे तो आपको ज़्यादा मूव नहीं करना है। ठीक है, पर हाँ,
अगर ज़्यादा एक्सट्रीम वाला होता है तो ऐसी जगह पे बैठे या फिर कुछ ऐसा जला लें जिसके प्रभाव से जो है वो सारी चीज़ें आपको दिक्कत ना दे। अब जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि आपको प्राणायाम या फिर मेडिटेशन करने के लिए सफिशिएंट वक्त निकालना है। ऐसा ना हो कहीं कि आप किसी काम को कर रहे हैं उस बीच में चलो मन किया तो कर लिए, नहीं, आप सब चीज़ के लिए एक अलग समय निकाल कर रखते हो। तो इस खूबसूरत सी चीज़ को करने के लिए भी अपना वक्त जरूर निकालें, क्योंकि ये जो है आपका दिन भर का जो है फ्यूल है। जब आप इसको करोगे तो आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करोगे, तो इसके लिए तो आपको स्पेसिफिक वक्त निकालना ही पड़ेगा। तो ये टोटल पॉइंट्स थे जिन्हें आप याद करके अगर आप प्राणायाम करते हो या फिर मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगी। अब जो चौथा सेगमेंट है ना दोस्तों, ये अधिकतर लोगों का डाउट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैं भी किया करता था तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा डाउट था, लेकिन मेरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों का ये रहता है सवाल कि वर्कआउट करने के बाद में मेडिटेशन प्राणायाम करना चाहिए या फिर पहले करना चाहिए। तो इसका जवाब है कि वर्कआउट करने के बाद ही आपको मेडिटेशन या फिर प्राणायाम करने चाहिए। इसके कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब आप वर्कआउट करके करते हो इससे जो है आपका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है, जिसकी वजह से आपको मेडिटेशन में जो है बहुत हद तक मदद मिलती है, आप अच्छे से ध्यान में बैठ पाओगे। दूसरी चीज़, जब आप वर्कआउट करने के बाद मेडिटेशन करते हो तो आपकी बॉडी थक जाती है, उस थकान को रिकवर करता है और आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है दोस्तों। इसीलिए आपको वर्कआउट करने के बाद करना चाहिए या फिर योगा करने के बाद करना चाहिए। जब आप वर्कआउट करते हो उसके बाद जो है आपका हार्मोन्स जो है, स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, जो आपके मेडिटेशन या फिर प्राणायाम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। तो ये टोटल 3 बड़े बड़े पॉइंट्स थे जो मैंने आपको शेयर किए हैं। तो आज जो है आपका डाउट क्लियर हो गया कि वर्कआउट करने के बाद ही आपको प्राणायाम फिर मेडिटेशन करना चाहिए। उनमें से अगर आपके पास देखो बिल्कुल भी अगर समय नहीं है ना, तो आप योगा आसनास भी कर सकते हो, ठीक है। योगा में सबसे बेहतर चीज़ है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में क्या है दोस्तों कि आपकी बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है, आपकी बॉडी की सारी नसें खुल जाती हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है दोस्तों। उसमें सारे के सारे जो है आसनास हैं जो आपके बैक से, आपका मोबिलिटी से, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से, सब तरीके से जो है आपको एक्टिवेट कर देता है। तो इसीलिए सूर्य नमस्कार करने की अगर आप बात करते हो, अगर आपके पास समय की कमी है तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाली है दोस्तों। और अगर आप सूर्य नमस्कार के वीडियो देखना चाहते हो तो इधर मैं साइड में लगा दे रहा हूँ, इस सूर्य नमस्कार को देखना। इसमें मैंने टोटल 12 आसनास बताए हैं, कैसे करना है, इनके क्या वैल्यूज़ हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे रहने देते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस कई सारी देखनी है तो चैनल पे अगर आप नए आए तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। तो मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, एक शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।